दोस्तों स्वागत है आपका बिहार न्यूज में। दोस्तों मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीवी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 6 सितंबर 2022। तो आज की बिहार की टॉप न्यूज़ लग रहे हैं आपके लिए। तो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप नए आए हैं इस चैनल पर तो फिर इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज़। दोस्तों आज बिहार न्यूज में सबसे पहले बात करते हैं कि बिहार की सियासत के लिए लालू यादव नीतीश कुमार की मुलाकात हमेशा से खास रही है। यह सोमवार को भी कुछ ऐसा ही दिखा जब दिल्ली जाने से पहले नीतीश कुमार लालू प्रसाद यादव से मिलने राबड़ी आवास पहुंचे। जहां लालू से मुलाकात करने के बाद मीडिया से बात करते हुए नीतीश कुमार ने कहा कि यूं ही आपस में बातचीत करने आए थे, हम लोग एक ही विचारधारा के हैं, आपस में बातचीत होती रहनी चाहिए, जहां इसलिए हम लालू जी से मिलने आए थे। सीएम नीतीश कुमार ने कहा है कि हम दिल्ली में भी लोगों से मिलेंगे, बातचीत करेंगे, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से भी मुलाकात करेंगे। राहुल गांधी से मुलाकात पर सीएम नीतीश कुमार ने कहा है कि आज ही शाम को उनसे मुलाकात होगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव के बीच हुई मुलाकात को लेकर के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने कहा कि देश की सभी विपक्षी पार्टियों को कैसे एकजुट किया जाए, इसके लिए हम लोग लगातार काम कर रहे हैं। आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली जा रहे हैं, वहां उनकी मुलाकात कांग्रेस नेता राहुल गांधी के अलावा महागठबंधन के सभी दलों के नेताओं से होनी है। सभी विपक्षी पार्टियों के एकजुट होने से 2024 में बीजेपी का रास्ता आसान नहीं होगा। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के नवादा में 3 दशक से पानी में डूबी हुई एक मस्जिद मिली है। 30 साल पानी में रहने पर भी मस्जिद को कोई नुकसान नहीं हुआ। जी हाँ, ये हैरानी की बात है। जहाँ नवादा के रजौली प्रखंड मुख्यालय से 5 किलोमीटर दूर फुलोरिया डैम के पास चंदोली गांव के पास 3 दशक से पानी के अंदर डूबी मस्जिद पूरी तरीके से दिखने लगी और साफ थी। इसके बाद मस्जिद देखने के लिए लोगों का तांता लगा। मस्जिद दिखने की खबर जब आसपास के गांव में आग की तरह फैली तो खबर अलग अलग इलाकों के मुस्लिम अपने परिवार वालों के साथ इस मस्जिद का दीदार करने डैम किनारे पहुंचने लगे। जब बीते कुछ दिनों से ये मस्जिद चर्चा का विषय बना हुआ है, जब कई युवा हाथ में चप्पल लेकर के कीचड़ में घुस करके मस्जिद को नज़दीक से देखने की कोशिश भी करते हैं। हालांकि कीचड़ और बीच बीच में पानी होने के कारण वहां तक नहीं पहुंच पा रहे हैं और दूर से ही दीदार करके वापस लौट रहे हैं। स्थानीय लोगों ने बताया है कि यह मस्जिद 120 साल पुरानी है, लेकिन बीते 30 साल से मस्जिद पूरी तरीके से पानी में डूबा हुआ था। इसके बावजूद भी मस्जिद को जरा सा भी नुकसान नहीं हुआ है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में शराब पीने और बेचने वालों को पकड़ने के लिए पटना, नालंदा, समस्तीपुर, सीतामढ़ी समेत 18 जिलों में ताबड़तोड़ छापेमारी की गई है। ताजा रिपोर्ट्स के अनुसार कल की गई इस छापेमारी में 1535 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। खबर के अनुसार पटना में छापेमारी के दौरान 136 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इनमें 102 शराब बेचने वाले और 34 पीने वाले को पकड़ा गया है। वहीं गया में छापेमारी के दौरान 102 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें 80 शराब पीने वाले और 22 शराब बेचने वाले हैं। आपको बता दूं कि बिहार में शराब पीना और बेचना दोनों गैर कानूनी है। इसे रोकने के लिए राज्य में सख्त कानून बनाए गए हैं, लेकिन फिर भी बिहार में शराब का अवैध कारोबार हो रहा है। इसी को ध्यान में रखते हुए मद्य निषेध उत्पाद विभाग द्वारा 18 जिलों में सघन छापेमारी अभियान चलाया गया है। दोस्तों बात करते हैं कि उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार का पूरा प्लान बता दिया है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि नीतीश कुमार का दिल्ली दौरा है, वहां वे कई नेता से मुलाकात करेंगे। महागठबंधन के जितने भी दल हैं उन सब के नेताओं से नीतीश कुमार मिलने जा रहे हैं। वहां राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से भी नीतीश कुमार मुलाकात करेंगे। वहीं नीतीश कुमार के प्रधानमंत्री उम्मीदवार पर तेजस्वी यादव ने कहा है कि फिलहाल सीएम नीतीश कुमार का केवल एक ही मिशन है जिसके लिए वे जुटे हुए हैं। ये बात नीतीश कुमार और ललन सिंह ने भी कई बार कहा है कि वे प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नहीं होंगे। वहीं बीजेपी पर निशाना साधते हुए तेजस्वी यादव ने कहा है कि बीजेपी की धमकी से कोई डरने वाला नहीं है। उनसे पूछिए कि आपने बिहार के लिए क्या काम किया है। केंद्र सरकार बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने वाली थी, जो अब तक नहीं मिले। देश में सभी लोग जान चुके हैं बीजेपी संस्थानों का किस तरीके से दुरुपयोग कर रहे हैं। अमित शाह के बिहार दौरा पर तेजस्वी यादव ने कहा है कि देश में हर कोई स्वतंत्र है, जो जहां चाहे आ और जा सकते हैं। जब पत्रकारों ने तेजस्वी यादव से नीतीश कुमार के पीएम उम्मीदवारी पर सवाल पूछा तो उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अभी विपक्ष को एकजुट करने में लगे हैं, वे मुख्यमंत्री पद के चेहरा नहीं होंगे और ये कई बार साफ किया जा चुका है। दोस्तों बात करते हैं कि देश में जनसंख्या नियंत्रण को लेकर के चल रही चर्चाओं के बीच विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी इस पर अपने विचार शेयर किए हैं।
उन्होंने कहा कि एजुकेशन और सोशल अवेयरनेस की वजह से भारत की जनसंख्या में लगातार गिरावट देखी जा रही है। गुजरात में एक इवेंट में बोलते हुए विदेश मंत्री ने कहा है कि भारतीय जनसंख्या की वृद्धि दर गिरने लगी है। इसके कुछ कारण है, जिनमें शिक्षा, सामाजिक जागरूकता और समृद्धि शामिल है। यह देश में अब हर परिवार का आकार समय के साथ साथ छोटा होता जा रहा है। उन्होंने कहा कि सामाजिक जागरूकता और समृद्धि जैसे कारणों की वजह से भारत की जनसंख्या में निरंतर गिरावट आ रही है। उन्होंने कहा कि आज़ादी के बाद से भारत ने अपनी जनसंख्यिकीय संरक्षण में काफ़ी ज़्यादा बदलाव देखा है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के पटना, गोपालगंज, नालंदा समेत सभी जिलों के छात्रों को 12वीं पास के बाद नीतीश सरकार 4 लाख रुपए की लोन दे रही है। ये पैसा बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत आगे की पढ़ाई के लिए दिया जा रहा है। जहां अगर कोई छात्र लोन लेकर के पढ़ाई करना चाहते हैं तो फिर वे बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं। खबर के अनुसार बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने के लिए बच्चों को किसी भी प्रकार की गारंटी देने की जरूरत नहीं है। साथ ही छात्रों को बिना किसी ब्याज पर 4 लाख रुपए की राशि उपलब्ध कराई जाती है। अगर आप 12वीं के बाद उच्च शिक्षा जैसे स्नातक, बीए, बीएससी, बीकॉम, बीईए, बीटेक, मेडिकल, फार्मा, एग्रीकल्चर, नर्सिंग, डिप्लोमा, मैनेजमेंट आदि की पढ़ाई करना चाहते हैं तो फिर आप बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं। मिली जानकारी के अनुसार बिहार सरकार की इस योजना के तहत छात्रों को लैपटॉप, कोचिंग की फीस, हॉस्टल की सुविधा तथा किताबों के शुल्क का भुगतान भी किया जाता है। इसका लाभ लेकर के बिहार के छात्र देश भर के किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से पढ़ाई कर सकते हैं। तो दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए 12,771 पदों पर वैकेंसी निकली है। इसके लिए बिहार तकनीकी सेवा आयोग ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर नोटिस जारी किए हैं। अगर आप यहां नौकरी करना चाहते हैं तो फिर आप प्रकाशित नोटिफिकेशन को अच्छी तरीके से पढ़ें और अपनी योग्यता के अनुसार फटाफट आवेदन कर लें। पदों के विवरण के बारे में बात किया जाए तो भर्ती नोटिफिकेशन के अनुसार पूरे बिहार में फीमेल हेल्थ वर्कर, ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट आदि के 12,771 पदों पर भर्ती की जाएगी। उम्मीदवारों की योग्यता के बारे में बात किया जाए तो इन पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों की योग्यता पदों के अनुसार बीएससी, डिप्लोमा, एएनएम आदि निर्धारित किया गया है। आवेदन की अंतिम तिथि के बारे में बात किया जाए तो इन पदों पर ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 8 सितंबर 2022 तक निर्धारित किया गया है। आप उससे पहले आवेदन कर सकते हैं। उम्मीदवारों का चयन के बारे में बात किया जाए तो इन पदों पर उम्मीदवारों का चयन राइटिंग टेस्ट, पर्सनल इंटरव्यू, मेडिकल टेस्ट, वॉकिंग इंटरव्यू आदि के द्वारा किया जाएगा। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में रहने वाले लोगों के लिए बड़ी खबर सामने आ रही है। ताज़ा रिपोर्ट्स के अनुसार बिहार के पटना, पूर्णिया, मुजफ्फरपुर, बांका समेत 32 जिलों में कालाजार को रोकने के लिए सरकार के द्वारा कालाजार उन्मूलन अभियान चलाया जाएगा। खबर के अनुसार बिहार सरकार ने सभी जिलों के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि 5 सितंबर से ही बिहार के 32 जिलों में कालाजार उन्मूलन अभियान के तहत सिंथेटिक राइट्राइड दवा का छिड़काव कराएं ताकि कालाजार की समस्या को दूर किया जा सके। आपको बता दूं कि पिछले साल यानी कि 2021 में बिहार के 32 जिलों में कालाजार के कुल 967 मरीज मिले थे। वहीं साल 2022 में भी कालाजार के 239 मरीज मिले हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने इन सभी जिलों में सिंथेटिक राइट्राइड दवा का छिड़काव करने के निर्देश दिए गए हैं। दोस्तों पटना में एक पोस्टर लगा है और इस पोस्टर में लिखा गया है कि प्रदेश में दिखा, देश में भी दिखेगा। जहाँ प्रदेश में दिखा, देश में भी दिखेगा कि आज सजाए नीतीश कुमार 6 सितंबर को दिल्ली पहुंचे। 3 दिनों की अपनी इस यात्रा के दौरान विपक्षी दलों को एकजुट करने की कोशिश में हुए विपक्षी नेताओं से मुलाकात करेंगे। 2024 को देखते हुए उनके साथ रणनीति बनाएंगे। उन्हें भरोसा है कि एकजुट विपक्ष को भारी सफलता मिलेगी। जब विपक्षी खेमे में जुड़ने के साथ नीतीश कुमार भाजपा को उखाड़ फेंकने के अपने संकल्प को लेकर के काफी मुखर हैं। अगले लोकसभा चुनाव में भाजपा के 50 सीटों पर सिमट जाने का वे दावा कर रहे हैं। समर्थक भी काफी उत्साहित है। पटना में उनसे तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव भेंट कर चुके हैं। दिल्ली के बाद गैर भाजपा शासित राज्यों में पहुंचने की भी नीतीश कुमार की योजना है। जब मीडिया का एक हिस्सा नीतीश कुमार की प्रधानमंत्री पद की ख्वाहिश को जब तक हवा देता रहा है। 3 और 4 सितंबर को पटना में जदयू की प्रांतीय और राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के दौरान समर्थकों ने नीतीश के पक्ष में खुलकर माहौल बनाया। जब नीतीश भी भाजपा पर काफी आक्रामक थे। आपको बता दूं कि 2012 में भी भाजपा से पहली बार अलगाव की वजह ही प्रधानमंत्री पद की दावेदारी थी। वे गठबंधन सरकारों का दौर था जहाँ अटल जी स्वास्थ्य कारणों से नेपथ्य में जा चुके थे। 2009 की पराजय के बाद आडवाणी जी रेस के बाहर थे। नीतीश के लिए अगुवाई का ये बेहतर समय था, मौका था।
फिर अचानक नरेंद्र मोदी के सामने आ जाने से उनका सपना टूट गया। 2014 के लोकसभा चुनाव में नीतीश को अकेले ही मैदान में उतरना पड़ा। इस चुनाव में सिर्फ 2 सीटों पर उनकी जीत और भाजपा के स्पष्ट बहुमत ने उनके लिए बिहार में रुकने के अलावा कोई विकल्प नहीं छोड़ा था। रामविलास पासवान की तरह नीतीश कुमार को भी राजनीति का मौसमी वैज्ञानिक माना जाता है। एक दशक के अंतराल पर उन्हें दिल्ली में बदलाव की आहट महसूस हो रही है। जाहिर है कि इस बदलाव के लिए जरूरी ताकतें अकेले किसी विपक्ष दल के पास नहीं है। के चंद्रशेखर राव, ममता बनर्जी, शरद पवार के बाद अब नीतीश कुमार विपक्षी एकता की कोशिशों से जुड़ गए हैं। फिलहाल इन सभी को प्रधानमंत्री पद का दावेदार माना जा रहा है। इस दिशा में एक कोशिश शरद पवार ने भी की थी। उनमें कुछ हासिल होना तो दूर की बात है, उल्टे शिवसेना की ही टूट के साथ महाराष्ट्र महाविकास अघाड़ी सरकार ही चली गई। ममता बनर्जी ने राष्ट्रपति चुनाव के बहाने विपक्षी एकता प्रदर्शन की एक अन्य पहल की। दिलचस्प है कि आदिवासी द्रौपदी मुर्मू के सामने आते ही खुद ममता बनर्जी अपने उम्मीदवार को लेकर के बीच पछतावा दिखी। जब बिखराव का सिलसिला उपराष्ट्रपति के चुनाव में भी जारी रहा। फिलहाल शरद पवार और ममता बनर्जी विपक्षी एकता के सवाल पर आमतौर पर चुप्पी साधे हुए हैं। अरविंद केजरीवाल का अलग रास्ता है। मायावती की फौरी चिंता उत्तर प्रदेश में फिर उठ खड़े होने हैं। इन दिनों चंद्रशेखर राव और नीतीश कुमार ही इस मुद्दे पर मुखर हैं। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में जब से जेडीयू का बीजेपी से गठबंधन टूटा है और आरजेडी के साथ नया गठजोड़ बना है, तब से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार काफ़ी खुश नजर आते हैं। जी हाँ, आम लोगों से लेकर के सियासी जानकार भी मानते हैं कि 2017 की तुलना में 2022 में पाला बदलने पर नीतीश ज़्यादा खुश रहते हैं। जहाँ अब इस बारे में सीएम नीतीश कुमार ने खुद ही बता दिया है कि वे इन दिनों क्यों वे हंसते हैं। दरअसल रविवार को पटना में जेडीयू राष्ट्रीय परिषद की बैठक को संबोधित करते हुए नीतीश कुमार ने अपनी हंसी और खुशी के पीछे की वजह का खुलासा किया है। उन्होंने अपने अंदाज में कहा है कि आजकल हम लोग बिहार में कोई काम करते हैं तो फिर केंद्र की ओर से वो अपना काम बताने की कोशिश भी की जाती है। सीएम नीतीश कुमार ने कहा है कि केंद्र की तरफ से खूब प्रचार होता है कि वही सब काम करवा रहे हैं। इस दौरान नीतीश कुमार ने मुस्कुराते हुए कहा कि आप लोगों को लगता है कि अब हम आजकल बहुत खुश रहते हैं और हंसते रहते हैं। जहाँ उसके पीछे का कारण ये है कि बिहार में हमें बीजेपी से मुक्ति मिल गई है। अब हम लोग एक साथ मिल करके देश को आगे बढ़ाएंगे, इसलिए और आप लोग भी देख रहे हैं कि आप लोग भी खुश नजर आ रहे हैं, जहाँ हंसते हुए नजर आ रहे हैं, तो हमको भी तो खुशी ही होगी। साथ ही नीतीश कुमार ने जेडीयू नेताओं के सामने खुल करके स्वीकार किया है कि उनसे 2017 में गलती हुई थी। उन्होंने एनडीए में शामिल होने के निर्णय को मूर्खतापूर्ण तक बता दिया। जहाँ नीतीश ने कहा कि 2013 में हम लोग एनडीए से अलग हो गए थे, एक गलती हुई। 2017 में फिर से एनडीए में वापस चले गए, जिसकी वजह से कुछ राज्यों के कई लोग हम लोग से अलग हो गए। जैसे सीएम नीतीश कुमार ने कहा है कि फिर से अब जब एनडीए से अलग हुए हैं तो फिर कह रहे हैं कि ये ठीक है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार की राजधानी पटना में गंगा नदी में 55 लोगों को ले जा रही एक नाव पलट गई। यात्रियों में पुरुषों के साथ साथ बच्चे और महिलाएं भी शामिल थे, जिनमें अधिकतर लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया है, जबकि 10 लोग लापता बताए जा रहे हैं। यानी कि 10 लोगों की जान अब इस दुनिया में नहीं बची है। यह दरअसल हादसा रविवार देर शाम शाहपुर थाना क्षेत्र के शेरपुर घाट पर हुआ है। बताया जा रहा है कि शाहपुर थाना क्षेत्र के दाऊदपुर के रहने वाले करीब 55 लोग नाव से जानवरों का चारा लेकर के लौट रहे थे। इसी बीच गंगा नदी में तेज बहाव के कारण नाव का बैलेंस बिगड़ने से यह हादसा हो गया। उधर घटना की जानकारी मिलते ही पूरे ग्रामीणों ने इसकी सूचना शाहपुर थाना को दी। इसके बाद थाना प्रभारी ने एसडीआरएफ और गोताखोरों की मदद से रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के अररिया में एक ट्रैक्टर बाइक की टक्कर में 3 साल के बच्चा समेत 4 लोगों की जान चली गई है। जहां हादसा रानीगंज फॉरबिसगंज मार्ग पर विक्टोरिया पुल के पास हुआ है। घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने एम्बुलेंस बुला करके घायलों को अस्पताल भिजवा दिया है। जहां अस्पताल में डॉक्टर ने आई एम सॉरी कह करके इन लोगों को मृत घोषित कर दिया है। घटना के बाद परिवार वालों में चीख पुकार से माहौल गमगीन हो गया। दोस्तों बात करते हैं कि बीते 2 दिनों में हुई बारिश से उत्तर बिहार की नदियां उफना गई है। जहां कई जगहों पर सड़कों पर पानी बहने से आवागमन बाधित हो गया है। पूर्व बिहार, कोसी और सीमांचल में धीरे धीरे नदियों का जलस्तर कम हो रहा है। बाढ़ से घिरे गाँव में कुछ की स्थिति दयनीय है। जहाँ गंगा में पानी धीरे धीरे कम हो रहा है। गंगा का जलस्तर पटना सहित आसपास के घाटों पर तेजी से घट रहा है। कल गांधी घाट और हाथीदह को छोड़कर के सभी जगहों पर खतरे के निशान से नीचे गया। केंद्रीय जल आयोग की रिपोर्ट के अनुसार दीघा घाट पर बीते 24 घंटे के दौरान गंगा का पानी 46 सेंटीमीटर घटा है। जब गंगा यहां खतरे के निशान से 80 सेंटीमीटर नीचे बह रही है।
दोस्तों बात करते हैं कि जनता के दरबार में मुख्यमंत्री कार्यक्रम एक बार फिर से शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक लंबे समय के बाद अपने इस लोकप्रिय कार्यक्रम को शुरू किए। मुख्यमंत्री के पास अपनी समस्या रखने वालों का विश्वास भी अब इस कार्यक्रम को लेकर के बढ़ता जा रहा है। इस कार्यक्रम के लिए रजिस्ट्रेशन करने वाले लोगों की संख्या लगातार बढ़ रही है। हालांकि सही आंकड़ा अभी मुख्यमंत्री कार्यालय के पास भी नहीं है, लेकिन हजारों की संख्या में लोग रजिस्ट्रेशन करा करके जनता दरबार आने का इंतजार कर रहे हैं। इस बीच कल सोमवार को फिर से जनता दरबार कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। ऐसे में अगर आप भी मुख्यमंत्री जनता दरबार कार्यक्रम के लिए जाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। अब रजिस्ट्रेशन आप कैसे करेंगे ये हम आपको एक वीडियो के माध्यम से बताए हैं। आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पर एक लिंक मिलेगा सबसे ऊपर में, उस लिंक पर क्लिक कीजिए और आप मुख्यमंत्री जनता दरबार कार्यक्रम में जाने के लिए बताए गए वीडियो को देखिए और देख करके आपको समझ में आ जाएगा कि इसमें स्टेप बाय स्टेप कैसे अप्लाई करना है। आप घर बैठे ही अपने मोबाइल से ही आप अप्लाई कर सकते हैं और अप्लाई करने के बाद आपको मुख्यमंत्री जनता दरबार कार्यक्रम की तरफ से बुलावा आएगा। उसके बाद आप वहां जाकर के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सामने बैठ करके मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को अपनी समस्या को बता सकते हैं। तो आप अभी जाइए, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, उस लिंक पर क्लिक कीजिए और वीडियो को देख करके अपने घर बैठे ही आप ऑनलाइन अप्लाई कर दीजिए मुख्यमंत्री जनता दरबार कार्यक्रम में जाने के लिए। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में भवन निर्माण में लगे कामगार या फिर उनके परिजनों और बच्चे अंग्रेजी और कंप्यूटर सीखेंगे। इन बच्चों को रोजगार दिलाने में मदद के मकसद से श्रम संसाधन विभाग ने इसके लिए योजना बनाई है। कुशल युवा कार्यक्रम के तहत कामगारों के साथ ही उनके परिजनों और फिर बच्चों को प्रशिक्षण देने में प्राथमिकता दी जाएगी। इसको लेकर के विभाग के मिशन निदेशक ने सभी केंद्र संचालकों को आदेश जारी कर दिया है। सरकार के इस आदेश का लाभ बिहार के निबंधित 18 लाख से अधिक कामगारों और उनके परिवार वालों को मिलेगा। दोस्तों बात करते हैं कि भाजपा को दिल्ली की गद्दी से दूर रखने के लिए पार्टी ने अब कमर कस ली है। जदयू ने विपक्षी दलों को एकजुट करने के एक मंच पर लाने की जिम्मेदारी नीतीश कुमार को सौंपी है। जब वहीं आगामी लोकसभा चुनाव के लिए मैदान में उतरने की तैयारी के लिए जदयू ने इसका खाका भी तैयार कर लिया है। तो चलिए बात करते हैं कि 2024 तक कैसे भाजपा को जदयू घेरने की कोशिश करेगी। तो जदयू की बैठक में यह तय कर लिया गया है कि नीतीश कुमार विपक्षी दलों को एकजुट करेंगे और केंद्र में भाजपा को सत्ता से दूर रखने की तैयारी जोर शोर से होगी। जहां रविवार को इस पर मुहर लगते ही अब सोमवार से ही यानी कि कल से ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इसके तैयारी में जुट गए हैं। जब विपक्षी दलों के शीर्ष नेताओं से मुलाकात करने नीतीश कुमार दिल्ली प्रवास पर रहेंगे, जहां कल से निकल गए हैं। राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल समेत अन्य बड़े बड़े नेताओं से मुलाकात की संभावना है। वहीं जल्द ही महाराष्ट्र और हरियाणा समेत कई अन्य राज्यों के नेताओं से भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मिलेंगे। जदयू अब राष्ट्रीय स्तर पर सदस्यता अभियान की शुरुआत करने जा रहा है, जहां अधिक से अधिक लोगों को पार्टी से जुड़ने का लक्ष्य बनाया गया है। जहां वहीं पार्टी का संदेश अधिक लोगों तक पहुंचे, इसकी भी तैयारी की जा रही है। जदयू ने संगठन चुनाव के लिए सांसद अनिल हेगड़े को चुनाव पदाधिकारी के रूप में मनोनीत किया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह समेत पूरा जेडीयू कुनबा एक आगामी चुनाव की तैयारी में लगेगा। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में रहने वाले लोगों के लिए बड़ी खबर सामने आ रही है। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक आज बिहार के पटना, पूर्णिया, मुजफ्फरपुर, गया समेत 10 जिलों में पेट्रोल डीजल का रेट स्थिर है। यह तेल कंपनियों ने अपने आधिकारिक वेबसाइट पर पेट्रोल डीजल के रेट जारी कर दिए हैं। खबर के अनुसार तेल कंपनियां हर दिन अपने वेबसाइट पोर्टल पर पेट्रोल डीजल का रेट तय करती है। आज 18 जिलों में पेट्रोल डीजल की कीमतों में मामूली सी तेजी आई है, जबकि अररिया, दरभंगा, मुंगेर, बक्सर, बांका समेत 17 जिलों में पेट्रोल डीजल के दाम कम हुए हैं। आपको बता दें कि बिहार के औरंगाबाद, भोजपुर और जमुई में पेट्रोल डीजल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। इसलिए अगर आप बिहार में कार, बाइक चलाते हैं तो फिर जान लें कि आज यानी कि आज 6 सितंबर को पेट्रोल डीजल का रेट क्या है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के राज्य के सम्मान में इस बार फिर बांका के एक शिक्षक ने बाजी मारी है। अमरपुर में कुलहरिया मध्य विद्यालय की प्रभारी प्रधान अध्यापिका सुरभि रानी का चयन राजकीय शिक्षक सम्मान के लिए किया गया है। सुरभि 5 सितंबर को पटना में आयोजित समारोह में सम्मान प्राप्त किया है। इस बार बिहार के इस सम्मान के लिए 20 शिक्षकों का चयन किया गया था, जहां इसमें बांका के सुरभि रानी का इकलौता नाम है। अमरपुर का कुलहरिया मध्य विद्यालय के पूर्व प्रधान अध्यापक पप्पू हरिजन को भी 2 साल पहले राष्ट्रपति सम्मान मिल चुका है, जहां उनका डाइट में व्याख्याता पद पर चयन हो जाने के बाद सुरभि पिछले 2 साल से कुलहरिया की कमान संभाल रही थी। इस दौरान बच्चे ने
इस दौरान बच्चों ने शानदार उपलब्धि हासिल की है, जहां राज्य स्तर पर विद्यालय में कई बच्चों का चयन हुआ है। इस संबंध में प्रधान अध्यापक, शिक्षक निदेशक रवि प्रकाश ने पत्र जारी कर दिया है। साथ ही डीईओ स्तर से सभी शिक्षकों को सूचना भेज दी गई है। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार में जेडीयू की राष्ट्रीय परिषद की बैठक के अंतिम दिन रविवार को सीएम नीतीश कुमार ने भारतीय जनता पार्टी पर जमकर के निशाना साधा। उन्होंने कहा है कि बीजेपी के नेता हमारी बात नहीं सुनते थे, तब हम उदास होकर के पड़े रहते थे। वहीं नीतीश कुमार विपक्षी एकता के लिए सोमवार को दिल्ली के 3 दिवसीय दौरे पर निकल गए हैं। नीतीश कुमार ने कहा है कि 2013 में हम एनडीए से अलग हो गए थे। हमने जब काम करना शुरू किया तो एक गलती फिर हुई, हम फिर वापस चले गए। उन्होंने कहा है कि हम वापस एनडीए में चले गए तो फिर कुछ राज्यों के लोग हमसे अलग हो गए। अब जब हमने बीजेपी से अलग होने का फैसला लिया तो कुछ लोग साथ आए हैं, बोल रहे हैं कि अच्छा किया है। भारतीय जनता पार्टी को लेकर के नीतीश कुमार ने कहा कि अपने साथ लाने के लिए इन लोगों ने बड़ी कोशिश की है। हम चले गए, 2019 तक तो हमसे बात करते थे, लेकिन इसके बाद बात नहीं करते थे, सारी बातें मानते नहीं थे। हम तो शुरू से ही बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने के लिए बोल रहे थे। सीएम नीतीश कुमार ने बताया है कि 2019 में लोकसभा चुनाव के बाद फोन आया था कि केंद्र सरकार में मंत्री बनने के लिए 2 नाम दीजिए, लेकिन हम जब दिल्ली पहुंचे तो फिर कह गए हैं कि सिर्फ एक नाम चाहिए। यह हम नहीं माने, क्योंकि हम चाहते थे कि जेडीयू कोटे से केंद्र में 4 मंत्री हो। आरसीपी का नाम लिए बगैर नीतीश कुमार ने कहा कि जब मैं केंद्रीय रेल मंत्री बना तो उन्हें अपना प्राइवेट सेक्रेटरी बनाया। वे नालंदा से चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन हमने इसके लिए उन्हें मना किया। नीतीश कुमार ने कहा है कि जब तक हमारी पार्टी है, इन लोग यानी कि बीजेपी से किसी तरह का समझौता नहीं करेंगे। बीजेपी देश में हिंदू मुसलमान को बांट करके राज करना चाहती है। उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की तारीफ करते हुए कहा कि उन्होंने कभी भी आरएसएस की बात नहीं मानी। उन्होंने कहा कि पहले केंद्र सरकार के मंत्री जब किसी कार्यक्रम में जाते थे तो वे उनका नाम लेते थे, लेकिन अब ये नाम लेना भी भूल गए हैं। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार में शराबबंदी कानून को लेकर के सीएम नीतीश कुमार हमेशा से सख्त नजर आते हैं। उनका मास्टर स्ट्रोक भी कहा जाता है। जहां इस कानून को हाल ही में बिहार सरकार की तरफ से एक रिपोर्ट जारी की गई थी, जिसमें यह बताया गया है कि इस कानून के कारण बिहार में अपराध कम हो गए हैं। यह साथ ही सड़क हादसों में काफी कमी आई है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि अब उनका भरोसा बिहार पुलिस से उठ गया है। तभी तो अब नीतीश सरकार ने एक ऐसा फैसला किया है जो अब से पहले कभी भी नहीं किया था। शराब के धंधे में शामिल माफियाओं का पता लगाने के लिए नीतीश सरकार अब प्राइवेट डिटेक्टिव यानी कि निजी जासूसों की सेवा लेगी। जब बिहार सरकार प्राइवेट डिटेक्टिव की मदद से न केवल अवैध देसी शराब बनाने वाले लोगों के बारे में पता लगाएगी, बल्कि विदेशी शराब का धंधा करने वाले, खास तौर पर दूसरे राज्यों से बिहार में शराब की एंट्री कराने वाले माफियाओं पर नजर रखने की तैयारी में है। यह सरकार का मकसद है कि निजी जासूस अपने नेटवर्क का इस्तेमाल करके इसकी सूचना विभाग को दें। जब बदले में सरकार की तरफ से उन्हें एक तय रकम का भुगतान किया जाएगा। यह सरकार इस मामले में निजी एजेंसियों को कमीशन भी ऑफर कर सकती है। दोस्तों, बात करते हैं कि राजधानी पटना समेत बिहार के कई जिलों में 2 दिनों तक मेघ गर्जन के साथ हल्की बारिश की संभावना है। इसको लेकर के मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है। यह मौसम विभाग के अनुसार मेघ गर्जन के साथ वज्रपात भी होने की संभावना है। बिहार के 13 जिलों पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सीतामढ़ी, शिवहर, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, मधुबनी, सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, अररिया और किशनगंज जिले में वज्रपात का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम वैज्ञानिक के अनुसार मानसून ट्रफ का पश्चिमी छोर भटिंडा, रोहतक, शाहजहांपुर से होकर के गुजर रही है, तो फिर पूर्वी छोर हिमालय की तलहटी से होकर के गुजर रही है। इसके प्रभाव से बिहार के अनेक स्थानों पर बिजली चमकने के साथ साथ वज्रपात और हल्के से मध्यम स्तर की बारिश होने का पूर्वानुमान है। दोस्तों, बात करते हैं कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लोकसभा चुनाव में भाजपा के 50 सीटों पर सिमटने का जवाब दिया है। जी हां, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा है कि अगर वे कह रहे हैं तो चुनाव मैदान में उतरें और चुनाव लड़ करके दिखाएं कि किसका सुपड़ा साफ होता है। गृह राज्य मंत्री ने कहा है कि भाजपा लोकसभा चुनाव में 400 से ज्यादा सीटें जीतेगी। उन्होंने ये बातें रविवार को भागलपुर भाजपा कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही है। गृह राज्य मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश में ही नहीं बल्कि दुनिया में सबसे ज्यादा लोकप्रिय नेता के रूप में देखे जा रहे हैं। उनकी लोकप्रियता से विपक्षी घबराहट में जैसे तैसे गठबंधन कर रहे हैं। उन्होंने कहा
कहा है कि पीएम मोदी की लोकप्रियता ऐसी है कि वे सूरज की तरह चमक रहे हैं और विपक्षियों की तैयारी सूरज को दीमक दिखाने जैसी है। बिहार में गठबंधन टूटने के बाद अचानक भाजपा के सक्रिय होने की बात को लेकर के उन्होंने कहा है कि भाजपा सिर्फ राजनीति, सत्ता और शासन के लिए काम नहीं करती है बल्कि सेवा के सिद्धांत पर काम करती है। आगामी 17 सितंबर को पीएम मोदी का जन्मदिन है और पूरे देश में उनके जन्मदिन को भाजपा सेवा पखवाड़ा के रूप में मनाने जा रही है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के पटना, भागलपुर, मुजफ्फरपुर में जमीन खरीद रहे हैं तो फिर आप पैसों की लेन देन सावधानी से पूर्वक करें, क्योंकि इन शहरों में कई ऐसे दलाल मौजूद हैं जो जमीन दिलाने के नाम पर लोगों से पैसे ले लेते हैं और भी टाल मटोल करते हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार बिहार के थाने में आए दिन ऐसे केस सामने आते हैं जिसमें जमीन दलाल पैसे लेकर के लोगों को जमीन नहीं दिलाते हैं। इसीलिए अगर आप जमीन खरीदने के लिए पैसे की लेन देन कर रहे हैं तो फिर आप कानूनी तरीके से करें, इससे आपके साथ धोखा नहीं होगा। आपको बता दूं कि जमीन लेते समय आप सबसे पहले अपने नज़दीक के सिविल कोर्ट में जाकर के 1000 के स्टाम्प पेपर पर जमीन का एग्रीमेंट कराएं। एग्रीमेंट पेपर पर जमीन की पूरी डिटेल्स के साथ बेचने वाला और खरीदने वाला अपनी पूरी जानकारी अंकित करें। साथ ही साथ इस पर एक गवाह का भी सिग्नेचर लें। जब जमीन का एग्रीमेंट हो जाए तो इसके बाद ही आप पैसा दें। जब आप जमीन के लिए पैसा दे रहे हैं तो चेक या फिर ऑनलाइन के माध्यम से पैसा ट्रांसफर करें। जमीन खरीदने के लिए आप कैश पैसा देने से बचें, क्योंकि आपके पास कैश पैसा देने से सबूत नहीं रहेगा। अगर आप चेक या फिर ऑनलाइन के माध्यम से पैसा देंगे तो आपके पास उसका सबूत रहेगा और आप उस सबूत के आधार पर बाद में कोई गड़बड़ हो जाता है तो उसको आप पकड़ सकते हैं। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के पूर्णिया, सुपौल, दरभंगा समेत 8 जिलों के किसानों को सरकार मखाना की खेती के लिए 72,000 रुपये अनुदान प्रदान करेगी। इसको लेकर के अधिसूचना जारी कर दिया गया है। जब बिहार के किसान इसके लिए ऑनलाइन के द्वारा आवेदन कर सकते हैं। खबर के अनुसार बिहार मखाना विकास योजना के तहत सरकार बिहार के कटिहार, पूर्णिया, किशनगंज, सुपौल, अररिया, सहरसा, पश्चिमी चंपारण एवं दरभंगा जिले के किसानों को मखाना की खेती के लिए प्रोत्साहित करेगी, साथ ही साथ उन्हें अनुदान का लाभ देगी। आपको बता दें कि इस योजना के तहत कुल लागत का 75% या फिर अधिकतम 72,750 रुपये सहायता अनुदान प्रदान किया जाएगा। इससे किसानों को मखाना की खेती करने में मदद मिलेगी और उन्हें किसी तरह की आर्थिक परेशानी का सामना करना नहीं पड़ेगा। आवेदन की प्रक्रिया 5 सितंबर से शुरू हो गई है, जो कि 20 सितंबर 2022 तक चलेगी। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार की राजधानी पटना से अच्छी खबर सामने आ रही है। ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार के पटना में 9 फुट ओवरब्रिज और 8 मल्टी लेवल पार्किंग बनाने की तैयारी की जा रही है। जब फुट ओवरब्रिज के लिए प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है। खबर के अनुसार पटना स्मार्ट सिटी ने शहर में 9 स्थानों पर फुट ओवरब्रिज बनाने का प्रस्ताव बनाया है। वहीं PPP मोड पर ऐसी 6 प्रोजेक्ट का प्लान बनाया है और इस प्रस्ताव को केंद्र सरकार के पास भेज दिया गया है। केंद्र सरकार की मंजूरी मिलने के बाद इसकी प्रक्रिया शुरू की जाएगी। दोस्तों अब बात सेहत की करते हैं, क्योंकि सेहत सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है एक इंसान के लिए। तो बात करते हैं कि अंकुरित चना और मूंग पोषक तत्वों से भरपूर होता है। अगर आप सुबह सुबह इसका सेवन करते हैं तो फिर इससे आपका शरीर स्वस्थ रहेगा, साथ ही साथ आपके शरीर से कई तरह की बीमारियां भी दूर रहेगी। इसीलिए आप हर दिन इसका सेवन कर सकते हैं। अभी की सेहत की बात में हम इसी के बारे में बात करेंगे। तो आपको बता दें कि अंकुरित चना और मूंग में प्रचुर मात्रा में प्रोटीन मौजूद होता है। साथ ही साथ इसमें फाइबर, पोटेशियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, आयरन, विटामिन B6 आदि भी मौजूद होते हैं, जो इंसान के हेल्थ के लिए लाभकारी माने जाते हैं। अब बात करते हैं कि अंकुरित चना और मूंग खाने से क्या क्या बीमारी दूर रहेगी। तो अंकुरित मूंग में अच्छी मात्रा में फाइबर होता है, जो कि आपके पाचन के लिए बेहतरीन होता है। इससे पाचन शक्ति बेहतर होती है। अंकुरित मूंग में मौजूद मेटाबॉलिज्म बूस्टर एंजाइम खाने के ब्रेक डाउन में मदद करता है। इससे इंसान के शरीर को फायदा होता है। अंकुरित चना और मूंग दाल में मौजूद विटामिन ये आँखों के लिए अच्छा माना जाता है। यह साथ ही इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट आँखों की कोशिकाओं को भी फ्री रेडिकल्स से बचाता है। अंकुरित मूंग और चना में विटामिन C भी मौजूद होता है, जो रोग प्रतिरोधक क्षमता को यानी कि इम्यूनिटी को बढ़ाता है। इससे इंसान की सेहत अच्छी रहती है और बीमारियां आने नहीं देती है। अगर आ भी जाती है तो जल्दी भगा देती है। आपको बता दें कि गैस और एसिडिटी की समस्या को दूर करने में अंकुरित चना काफ़ी लाभकारी माना जाता है, इसलिए आप इसका सेवन कर सकते हैं।
दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के बांका में 9 सितंबर को रोजगार मेला का आयोजन किया जाएगा। इस रोजगार मेले में 10वीं पास से लेकर के स्नातक के बेरोजगार युवाओं को सीधी भर्ती के तहत नौकरी दी जाएगी। इसको लेकर के दिशा निर्देश जारी कर दिया गया है। खबर के अनुसार बांका में लगने वाले इस रोजगार मेला में 300 से ज्यादा युवाओं की भर्ती की जाएगी। इंटरव्यू के आधार पर 10वीं 12वीं ITI डिप्लोमा स्नातक पास युवाओं का चयन किया जाएगा। चयनित युवाओं को 10 से 17 हजार की सैलरी दी जाएगी। आपको बता दूं कि इस रोजगार मेला का आयोजन जिला नियोजनालय बांका में 9 सितंबर 11 बजे से 3 बजे तक किया जाएगा। आप बायोडाटा, मार्कशीट की छाया प्रति, आधार कार्ड एवं रंगीन फोटो लेकर के यहाँ उपस्थित हो सकते हैं। मिली जानकारी के अनुसार इस रोजगार मेला में केवल निजी क्षेत्र की कंपनियां रहेगी। कई प्राइवेट कंपनियां रोजगार मेले में अपना स्टॉल लगाएगी और युवाओं को उनकी योग्यता के अनुसार नौकरी देगी। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में पटना, मुजफ्फरपुर, गया, दरभंगा, भागलपुर में जमीन खरीदने की चाहत रखने वाले युवाओं के लिए बड़ी खबर सामने आ रही है। ताजा रिपोर्ट्स के अनुसार बिहार के इन जिलों में जमीन खरीद बिक्री की नियम में बदलाव किए गए हैं। यह खबर के अनुसार बिहार के इन जिलों में संपत्ति निबंधन के लिए अब मॉडल डीड उपयोग करने की बाध्यता समाप्त कर दी गई है। यानी कि जमीन निबंधन के दौरान अब लोगों को दस्तावेज, नवीस, अधिवक्ता अथवा मॉडल डीड की में कोई भी एक विकल्प चुनना होगा। आपको बता दो कि बिहार सरकार के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने पटना, दानापुर, फुलवारीशरीफ, मुजफ्फरपुर, गया, दरभंगा और भागलपुर में 100% मॉडल डीड से निबंधन का आदेश दिया था, लेकिन विरोध के बाद इसे वापस ले लिया गया है। जब मिली जानकारी के अनुसार सरकार के आदेश को पटना हाई कोर्ट में चुनौती दी गई है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में रहने वाले लोगों के लिए अच्छी खबर सामने आ रही है। ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार के मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, गोपालगंज, समस्तीपुर समेत कई जिलों में कई तरह की फैक्ट्री लगाई जाएगी। इसको लेकर के विभाग के स्तर पर तैयारियां शुरू कर दी गई है। खबर के अनुसार बिहार निवेश प्रोत्साहन परिषद की बैठक में बिहार के इन जिलों में एथेनॉल प्लांट से लेकर के कई तरह की फैक्ट्री लगाने का प्रस्ताव मंजूर हुआ है, जो बिहार के लोगों के लिए एक अच्छा संकेत है, क्योंकि फैक्ट्री के लग जाने से हजारों लोगों को रोजगार मिलेगा। आपको बता दूं कि बिहार में निवेश को आकर्षित करने के लिए बिहार सरकार के द्वारा कई तरह के बड़े प्रयास किए जा रहे हैं। इसका असर धीरे धीरे देखने को मिल रहा है। यहाँ बड़े से लेकर के छोटे स्तर पर बिहार में निवेश आ रहे हैं। सरकार ने निवेश से जुड़े हुए 48 प्रस्ताव को कल मंजूरी दी है। गोपालगंज में 136 करोड़ का निवेश होगा। मुजफ्फरपुर में 85 करोड़ से बिस्किट फैक्ट्री लगाई जाएगी। मुजफ्फरपुर में अनाज आधारित प्रोजेक्ट में 141 करोड़ का निवेश होगा। समस्तीपुर में 5 करोड़ और सीतामढ़ी में 3 करोड़ की मखान प्रोसेसिंग यूनिट लगाया जाएगा। गया में 12 करोड़ और भागलपुर में 7 करोड़ 78 लाख की लागत से होटल बनाने की भी मंजूरी दी गई है। मुजफ्फरपुर में 74 करोड़ की लागत से न्यूट्रिशन पाउडर और 87 करोड़ की लागत से टोमेटो कैचअप कारखाना लगाया जाएगा। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में घर मकान बनाने वाले लोगों के लिए बड़ी खबर सामने आ रही है। ताज़ा रिपोर्ट्स के अनुसार बिहार के पटना, गया, बक्सर, भोजपुर समेत सभी जिलों में 1 अक्टूबर से बालू खनन शुरू किया जाएगा। इसको लेकर के विभाग के स्तर पर तैयारियां की जा रही है। खबर के अनुसार कैबिनेट सचिवालय के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने जानकारी देते हुए कहा कि सोन, क्यूल, फल्गु, चनन और मोरहर नदी के बालू का स्वामित्व दर प्रति घन मीटर 75 रुपये से बढ़कर के 150 रुपये कर दिया गया है। 1 अक्टूबर से नई दरें लागू की जाएगी। दरअसल बिहार में 30 सितंबर तक बालू का खनन बंद है। खनन शुरू करने से पहले सरकार 5 सालों के लिए बालू घाटों की बंदोबस्ती करने जा रही है। इसको लेकर के नीतीश कैबिनेट की बैठक में हरी झंडी मिल गई है। बहुत जल्द इस प्रक्रिया को पूरा कर लिया जाएगा। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में रहने वाले लोगों के लिए अच्छी खबर सामने आ रही है। ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार के मुजफ्फरपुर और गोपालगंज में एथेनॉल प्लांट लगाए जाएंगे। इसको लेकर के विभाग के स्तर पर तैयारियां शुरू कर दी गई है। साथ ही साथ इसकी मंजूरी भी मिल गई है। खबर के अनुसार बिहार निवेश प्रोत्साहन परिषद की बैठक में बिहार में कुल 1077 करोड़ के 48 निवेश प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। इसमें मुजफ्फरपुर और गोपालगंज में एथेनॉल प्लांट लगाए जाने को लेकर के भी प्रस्ताव शामिल है। आपको बता दें कि दुनिया भर के निवेशकों को बिहार का एथेनॉल सेक्टर पसंद आ रहा है, जिसके कारण बिहार सरकार ने भी बिहार में एथेनॉल प्लांट लगाने पर खूब जोर दे रही है। इससे बिहार में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और बाहरी निवेश भी आएगा। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के भागलपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक गंगा के जलस्तर में लगातार हो रही वृद्धि के कारण यहां बाढ़ से हाहाकार मचा हुआ है। भागलपुर के दर्जन भर गांव में बाढ़ का पानी घुस गया है, जिससे लोगों की परेशानी बढ़ने लगी है। खबर के अनुसार गंगा के जलस्तर में वृद्धि होने से गाँव में बाढ़ का पानी घुसने से यहाँ के लोगों का पलायन शुरू हो गया है, जिसे ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन की टीम भी अलर्ट हो गई है।
दोस्तों बात करते हैं कि बिहार की राजधानी पटना से बड़ी खबर सामने आ रही है। ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक 1 सितंबर से पटना, नालंदा, भागलपुर समेत पूरे बिहार में न्यूनतम मजदूरी दर में वृद्धि हो गई है। इसको लेकर के दिशा निर्देश जारी कर दिया गया है। खबर के अनुसार श्रम संसाधन विभाग ने 1 सितंबर से मजदूरों की दैनिक मजदूरी में बढ़ोतरी करने का फैसला किया है। सरकार के इस फैसले से बिहार में काम करने वाले करीब 3 करोड़ मजदूरों को सीधा लाभ मिलेगा और उनकी मजदूरी में वृद्धि हो जाएगी। आपको बता दूं कि श्रम संसाधन विभाग के प्रधान सचिव अरविंद कुमार चौधरी की अध्यक्षता में परिषद की बैठक हुई। इस बैठक के दौरान मजदूरों की मूल मजदूरी दर में 15% की वृद्धि करने का निर्णय लिया है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार और झारखंड में रहने वाले लोगों के लिए अच्छी खबर सामने आ रही है। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक वाराणसी से कोलकाता तक लगभग 593 किलोमीटर बनने वाला ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे बिहार और झारखंड के 8 जिलों से होकर के गुजरेगी। खबर के अनुसार ये एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश के वाराणसी से शुरू होकर के चंदौली होते हुए बिहार के कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद और गया जिला से गुजरेगी और फिर झारखंड के चतरा, हजारीबाग, रामगढ़ से बोकारो जिले में प्रवेश करेगी। आपको बता दें कि बोकारो के बाद ये एक्सप्रेसवे पश्चिम बंगाल की पुरुलिया और बांकुपुर, पश्चिमी मोदिनपुर, हुगली और हावड़ा को जोड़ते हुए कोलकाता तक जाएगी। भारतमाला परियोजना 2 के तहत इस एक्सप्रेसवे का निर्माण किया जाएगा। मिली जानकारी के अनुसार इस एक्सप्रेसवे के निर्माण को लेकर के DPR तैयार कर लिया गया है। साथ ही साथ झारखंड के कई जिलों में जमीन अधिग्रहण का काम भी शुरू कर लिया गया है। बहुत जल्द जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया को भी पूरा कर लिया जाएगा। दोस्तों आज का न्यूज़ बस यहाँ तक। कैसा लगा जरूर अपना सुझाव दीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अगर आप नए आए हैं इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार।